हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 को हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है। तो गांव, शहर और व्यापार, ये इस चैप्टर का नाम है। और लगभग 3000 से 2000 से 3000 के बीच के आसपास का ये अध्याय जो है गांव और शहरों और शिल्पकारों के बारे में ये बताता है, और व्यापार के विकास के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो 2000 से 3000 के बीच में फिर आता है। इस समय लोहे के औजारों, सिंचाई और कृषि की नई तकनीकों से उत्पादन बढ़ रहा था। अनेक नगर, व्यापार तथा शिल्प के महत्वपूर्ण केंद्र बने। तो बेसिकली यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। और ये कब से कब तक है? 2000 से 3000 वर्ष के आसपास। ठीक है, फिर आता है लोहे के औजार और कृषि। तो लगभग 3000 वर्ष पहले लोहे का उपयोग बढ़ने लगा। लोहे के औजार से जंगलों को साफ करना आसान हुआ। खेती के लिए भूमि तैयार करना आसान हुआ। मजबूत औजार बनाए जाने लगे। कृषि उत्पादन बढ़ा। लोहे का फाल, हाल में लोहे के फाल उपयोग किया गया। ठीक है, इससे कठोर मिट्टी को अच्छी तरह जोता जा सकता था। फिर आता है सिंचाई। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के कई साधन का उपयोग किया गया। ठीक है, जैसे कुएं, तालाब, नहरें, कृत्रिम झीलें। सिंचाई के कारण किसान वर्षा पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहे। ठीक है, फिर आता है धान की रोपाई। कुछ क्षेत्रों में धान की रोपाई की जाती थी। इसमें पहले पौधों को अलग स्थान पर उगाया जाता था। जब पौधे बड़े हो जाते थे तो उन्हें खेत में लगाया जाता था। ठीक है, इससे धान का उत्पादन बढ़ सकता था, लेकिन इसमें अधिक मेहनत लगती थी। ठीक है, फिर आता है गांव में रहने वाले लोग। गांव में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। किसान खेती करते थे, फल उगाते थे, पशु पालते थे। कारीगर, लोहा जैसे बढ़ई, लोहा, कुम्हार, बुनकर, ये सब कारीगर थे। ये लोग गांव की आवश्यक वस्तुएं बनाते थे। फिर आता है ग्राम भोजक। उत्तरी भारत में गांव का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था ग्राम भोजक। वह गांव का सबसे बड़ा भूमिधर या प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता था। उसके कार्य राजा के लिए कर वसूलना, गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना, किसानों से कर लेना, कभी कभी न्याय संबंधी कार्य करना। अक्सर ग्राम भोजक के पास बहुत अधिक भूमि होती थी। फिर आता है स्वतंत्र किसान। कुछ किसान अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे। वे अपने परिवार के साथ खेती करते थे, अपनी भूमि के मालिक होते थे, कृषि उत्पादन पर निर्भर रहते थे। ठीक है, फिर आता है दास और कर्मकार। गांव में कुछ लोग दूसरों के लिए काम करते थे। दास ऐसे तो गांव में कुछ लोग दूसरों के काम दूसरों के लिए काम करते थे। ठीक है, उन्हें दास और कर्मकार ये कहा जाता था। दास ऐसे लोग जो मालिक के नियंत्रण में रहते थे। कर्मकार मजदूरी या सेवा कर काम सेवा का काम करने वाले लोग। ठीक है, दास वो होते थे जो दूसरे मालिक के नियंत्रण में रहते थे, और कर्मकार वो लोग होते थे जो मजदूरी और सेवा का काम करते थे। ठीक है, और इन लोगों को अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। ठीक है, फिर आता है तमिल क्षेत्र में गांव। तो प्राचीन तमिल क्षेत्र में गांव और लोगों के बारे में जानकारी संगम साहित्य से मिलती है। संगम साहित्य में विभिन्न लोगों और समुदायों का वर्णन मिलता है। इसमें शामिल थे वेल्लाल। ठीक है, वेल्लालर। वेल्लालर अब ये क्या होते हैं? बड़े भूमिधर किसान। ठीक है, जो वेल्लालर होते हैं वो बड़े भूमिधर और किसान होते हैं। ये तमिल क्षेत्र के जो गांव थे उनमें। ठीक है, फिर आते हैं उझावर। हल चलाने वाले किसान, उनको क्या कहते थे? उझावर। फिर आता है अदिमई। अदिमई क्या होते हैं? दास। फिर आता है कड़ैसियर, खेतों में काम करने वाले लोग, कड़ैसियर। ठीक है, फिर आता है नगरों का विकास। तो इस काल में अनेक नगर विकसित हुए। नगर में व्यापारी रहते थे, कारीगर काम करते थे, बाजार होते थे। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियां भी होती थी। ठीक है, फिर आता है नगरों का विकास अक्सर व्यापार मार्गों के पास, नदियों के किनारे, बंदरगाहों के आसपास हुआ। ठीक है, उस समय जो नगरों का विकास होता था वो अधिकतर नदियों के मार्गों के पास, बंदरगाहों के पास, ठीक है, यहीं आसपास होता था नगरों का विकास। फिर आता है नगरों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? इतिहासकार नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं पुरातत्व से, जैसे मकान, बर्तन, औजार, आभूषण, सिक्के जो पुरातत्व से मिले हैं। फिर आता है यात्रियों के विवरण से। यात्रियों और नाविकों ने नगरों और व्यापार के बारे में लिखा। ठीक है, उससे भी जानकारी मिलती है।
फिर आता है साहित्य से, प्राचीन ग्रंथों और कविताओं से भी नगरों की जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर आता है पंच चिन्हित सिक्के। तो प्राचीन भारत में पंच चिन्हित सिक्के बहुत मतलब प्रचलित थे। इन सिक्कों पर अलग अलग चिन्ह बनाए गए जाते थे। इनका उपयोग खरीद बिक्री व्यापार में धन के लेन देन में किया जाता था, ठीक है। फिर आता है शिल्पकार और शिल्प। नगरों में कई प्रकार के शिल्पकार रहते थे। प्रमुख शिल्पकार लोहार, सुनार, कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, ठीक है। हाथी दांत का काम करने वाले कारीगर, वे औजार, बर्तन, आभूषण और कपड़े, मूर्तियां बनाते थे, ठीक है। जाते थे श्रेणियां। तो इस एक ही प्रकार का काम करने वाले कारीगर व्यापारी संगठन बनाते थे, ठीक है। इन संगठनों को श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। श्रेणियों के कार्य क्या होते थे? कारीगरों को प्रशिक्षण देना, कच्चा माल खरीदना, तैयार वस्तुओं को बेचना, व्यापार का संगठन करना, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना, ठीक है। फिर आता है मथुरा। तो मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर था। मथुरा का महत्व क्या था? तो यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित था। यह धार्मिक केंद्र था। यहाँ कई प्रकार के शिल्प विकसित हुए। यह कुषाणों के समय एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। फिर आता है वाराणसी और मदुरई। वाराणसी वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। मदुरई दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण नगर था, व्यापार और शिल्प का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। फिर आता है अरिकामेडु। अरिकामेडु एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह वर्तमान पुडुचेरी के पास स्थित है। यहाँ से मिले हैं रोमन शैली के बर्तन, कांच का सामान, मनके, रोमन सिक्के, अन्य विदेशी वस्तुएं। इससे पता चलता है कि भारत का विदेशों के साथ व्यापार होता था, ठीक है। फिर आता है व्यापार। व्यापारी विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। व्यापार में शामिल वस्तुएं कौन सी हैं? मसाले, कपड़े, धातुएं, मनके, आभूषण, हाथी दांत, कीमती पत्थर, ठीक है। फिर आता है व्यापार स्थल मार्गों से, नदियों द्वारा, समुद्री मार्गों से होता था। व्यापारी मार्ग, व्यापारी लंबी दूरी की यात्रा करते थे। वे बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ों, ठीक है, नहीं, बैलगाड़ी, घोड़ों, ऊंटों, नावों और जहाजों का उपयोग करते थे। मैंने हाथी बोल दिया था, हाथी नहीं होगा यहाँ पर, वो बैलगाड़ी होगा। और घोड़ों, ऊंटों, नावों और जहाजों का उपयोग करते थे। नदियों और समुद्र व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। नदियां जो थी और समुद्र जो थे व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। फिर आता है गांव, शहर और व्यापार का संबंध। तो इन तीनों का आपस में गहरा संबंध था। गांव कृषि से अनाज और कच्चा माल देते थे। शहर कारीगर वस्तुएं बनाते थे और बाजार उपलब्ध कराते थे। व्यापारी गांव से और शहरों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। इस प्रकार कृषि उत्पादन, शिल्प, व्यापार, नगरों का विकास, ठीक है। इस प्रकार से इनका आपस में संबंध है। फिर आता है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि सिंचाई, खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था। ग्राम भोजक क्या था? गांव का प्रभावशाली भूमिधर प्रमुख व्यक्ति। कारीगर क्या था? वस्तुएं बनाने वाला कुशल व्यक्ति। श्रेणी, समान कार्य करने वाले कारीगरों या व्यापारियों का संगठन। फिर आता है पंच चिन्हित सिक्के, चिन्हों से अंकित प्राचीन सिक्के। संगम साहित्य, प्राचीन तमिल साहित्य। व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।